ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे हम लोग, और लास्ट क्लास की जो हमारी टॉपिक थी, हम लोग देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी मैं आपसे रिवीजन भी करवा रहा था थोड़ी चीजें कि पद क्या होते हैं, किसी बीजीय व्यंजक में टर्म्स क्या होते हैं। पहला चीज तो ये सीखा था। उसके बाद हमने देखा कि टर्म्स या पद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलोगे सर पद या टर्म्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं समान पद और दूसरे को कहते हैं असमान पद, मतलब लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो पहले चीज देखते हैं पद होते क्या है। तो हम बोलेंगे किसी भी बीजीय व्यंजक में पदों को कौन से साइन के द्वारा अलग करते हैं। एनीवन बताएगा? प्लस माइनस। प्लस माइनस, वेरी गुड सुरेंद्र। आप बोलोगे सर पदों को प्लस के साइन या माइनस के साइन के द्वारा एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। गुना के साइन या डिवीजन के साइन के द्वारा दो पद अलग नहीं होते, दो टर्म अलग नहीं होते। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं 2x² प्लस 5y माइनस 9z, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि पद कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं, तो यहाँ पर आप में से हर एक बच्चा बहुत जल्दी बता देगा कि सर 1, 2 और 3 पद हैं। हमने देखा कि एक प्लस का साइन यहाँ पर था और एक माइनस का साइन यहाँ पर था। अब मैं पदों को लिखने के लिए अगर बोलूं तो आप बोलोगे सर पहला पद जो है हमारे पास 2x² हुआ, दूसरा पद हमारे पास 5y हुआ, और तीसरा पद 9z होगा क्या? -9 वेरी गुड। माइनस। आप बोलोगे सर पद में अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है, माइनस का 9z लगाएंगे। ठीक है, प्लस के आगे प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव अपने आप माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा था पहला चीज। दूसरा, अब हमने ये देखा था कि समान पद को कैसे पहचानते हैं। अगर समान पद समझ जाओगे तो असमान ऑटोमेटिक खुद समझ जाओगे ना। जैसे कि मैं कह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई दो टर्म है, अगर उनमें चर भी समान है, दोनों का चर सेम है, मैं कह रहा हूं दोनों पदों में जो चर हमने यूज किया है, जो वेरिएबल यूज किया है वो सेम यूज किया है, उन चरों का जो घात है वह भी समान है। दो कंडीशन था, चर भी समान होने चाहिए, उनके घात भी समान होने चाहिए, तो हम कहते हैं इन दोनों को समान पद। ठीक है, उन दोनों को समान पद कहेंगे। उदाहरण से समझ में आएगा बेटा। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x का पावर 2, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चलो 2x का पावर 2, और यहाँ पर मैं लिख दिया -5x का पावर 2, तो हम ये देख पा रहे हैं कि पहले वाले टर्म में और दूसरे वाले टर्म, इसमें और इसमें, दोनों ही जगह चर क्या यूज किया गया है, वेरिएबल x यूज किया गया, और दोनों ही जगह चर का जो घात है वो 2 ही यूज किया गया है ना। दोनों जगह घात हमारा 2 है। तो अचर को नहीं देखना है, अचर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें देखना होता है चर और उसका घात। तो हम कहेंगे ये दोनों कैसा टर्म है, तो हम कहेंगे दोनों समान पद है। अगर मैं लिख दिया 7x का पावर 2 और यहाँ लिख दिया 7x का पावर 3, तो यहाँ पर चर तो सेम दिख रहा है, चर वेरिएबल तो दोनों जगह x है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, एक जगह पावर 2 दिख रहा है और एक जगह पावर 3 दिख रहा है, मतलब घात अलग अलग हो जाने के कारण इनको क्या कहेंगे, असमान पद। समझ में आ गया समान क्या होता है, असमान क्या होता है? हमने काफी क्वेश्चन भी किया था इस पर। तो ये मैं क्वेश्चन पूछूं, तो लास्ट क्लास में बेस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है। तो आपको इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसको देखकर आपको बताना है कि यहाँ पर पद कौन कौन से हैं। कौन से ऑप्शन में इस एक्सप्रेशन के सारे पदों को लिखा गया है। चैट आपका बंद है, चैट बंद किया गया है, आपको आंसर पोल में देना है। एक्सप्रेशन लिखा गया है y का पावर 3 माइनस का 5y माइनस का 17। यहाँ पर बताना है कि इसमें, ठीक है, कौन कौन से पद हैं। पहले देख लो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो तो बहुत आसान है। उसके बाद देखिए कौन से ऑप्शन में सही 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 पद लिखे गए। ठीक है, वेरी गुड। अभी 4 बच्चे हो, जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, इतना समय काफी है, लेकिन 4 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आए। अब 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो आंसर कीजिए, हर एक बच्चा को आंसर करना। तो अभी मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। जनरली मैथमेटिक्स में काफी चीज सॉल्व करना होता है ना, लेकिन ये सारे क्वेश्चन क्या है, बस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीधे आप देखोगे आंसर पता चल जाएगा। 5 4 3 2 1, चलो इसको समझना है। अच्छी बात यह है, वेरी गुड,
कि आप में से हर एक बच्चे ने आंसर दिया है, शायद सिर्फ एक आंसर नहीं आया है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है और सभी का आंसर सही है एक्सेप्ट वन। ठीक है, सिर्फ एक आंसर गलत है, बाकी चैट में भी आप लोग लिख रहे हो कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही आसान सा है। आप बोलोगे सर अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो हमें साफ दिख रहा है कि एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म में माइनस के साइन के द्वारा इनको अलग किया गया। अगर मैं पहला टर्म बोलूं तो पहला टर्म हमारे पास y का 3 है, y का पावर 3। अगर मैं दूसरा टर्म देखूं तो दूसरा टर्म दिखता तो 5y है, 5y है, लेकिन हम कहेंगे सर 5y के आगे माइनस का साइन लगाया गया है और माइनस का साइन है तो हम नेगेटिव ही लगाएंगे। ठीक है, माइनस के साइन के साथ बताएंगे। दूसरा जो पद है हमारा माइनस का 5y है। तीसरा टर्म क्या है? तीसरा टर्म हमारा माइनस का 17 है। ठीक है, तो 1 2 3 ये तीनों पद है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है? सिर्फ एक आंसर गलत आया था, बाकी सभी का सही था। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर भी अभी कोई डाउट रहे तो बताया करो। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का फर्स्ट टॉपिक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, मतलब किसी भी पद का गुणनखंड क्या होता है। अच्छा, गुणनखंड के बारे में आपने पहले सुना है क्या? बस सुनने की बात कर रहा हूँ, सुना तो जरूर होगा ना। यस सर। अगर मैं पद के जगह पर कोई नंबर का गुणनखंड ले लूं, ठीक है, समझते हैं किसी नंबर का अगर मुझे गुणनखंड के लिए बोला जाए, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर 15, तो मुझे बताइए 15 कैसे मिलेगा? कौन से नंबर को मैं गुना कर दूं तो 15 मिलेगा? एनीवन बता सकते हो? 5 गुना 3। 5 गुना 3। आप बोलोगे सर 5 को अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो हमारा 15 मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं और इसमें से किसी भी नंबर को और तोड़ सकते हैं क्या? तो नहीं, अब 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। गुड इवनिंग जयदीप। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 भी एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है। अब इसको नहीं तोड़ सकते तो हम कहेंगे 15 का जो गुणनखंड 5, 3 है। अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं। 15 की और भी गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम ये पूछ रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है। तो आप बोलोगे सर 5 और 3। ठीक है, चलिए अब मैं अगर कह रहा हूँ कि एक नंबर है हमारे पास 20, नंबर क्या लिया 20। अब 20 का अगर मुझे गुणनखंड लिखना हो, मैं देखूंगा कि कैसे इसको तोड़ सकते हैं। तो एक बच्चे ने क्या किया, सर 20 को तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 2, 10 को 2 से गुना करेंगे 20 मिल जाएगा। और किसी एक बच्चे ने क्या किया, सर हम 20 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 20 को हमने लिखा 5 गुना 4, बिल्कुल दोनों ही सही होगा, है ना। तो पूजा कर रही है सर 5 गुना 4 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 20, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये अभाज्य गुणनखंड हुआ? नहीं। अभी एक नंबर मुझे दिख रहा है 10, 10 को और तोड़ा जा सकता है ना, 10 को और ब्रेक किया जा सकता है। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या 5 गुना 2, सिर्फ 10 को लिखा। ठीक है, और ये जो 2 है उसको मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो मैंने 20 को क्या लिख दिया 5 गुना 2 गुना 2। इसको गुना करके देखे 5 गुना 2 10 आ जाएगा, 10 गुना 2 20 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे तरफ से देखें। 5 गुना 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 को तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 5 तो एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही लिख दिया, ये नहीं टूटेगा। लेकिन 4 टूटेगा ना। 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब देखो यहाँ पर भी हमारा आया 5 गुना 2 गुना 2 और यहाँ पर भी आया 5 गुना 2 गुना 2। क्लियर है? तो 20 को हमने क्या किया, ब्रेक किया। किसी भी बड़े नंबर को हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा कि उनको गुना करने पर वापस से हमारा बड़ा वाला नंबर आ जाए। ठीक है, कि हमने इन सभी को फिर से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए? 20 मिलेगा। अगर मैं इन सभी को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? अगेन आप बोलोगे 20 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, नंबर वाला ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे बताइए अगर मैं आपको बोलूं 30 को गुणनखंड के रूप में तोड़िए, गुणनखंड के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के बताइए। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। 30 को कैसे तोड़ोगे? 15 गुना 2। 15 गुना 2। ये फाइनल आंसर होगा क्या सुरेंद्र, या और टूटेगा? और टूटेगा ना। तो फाइनल आंसर मुझे बताइए, प्राइम फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। बोलोगे सर 15 को और तोड़ सकते हैं ना, 5 गुना 3, 5 गुना 3 और यहाँ पर 2, 5 इंटू 3 इंटू 2। तो अब ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे प्राइम नंबर है, ये सारे अभाज्य संख्या है, 5 3 2। अब ये वापस से अब नहीं टूटेगा। तो अगर मुझे बोला गया 30 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा 5 होगा, 3 होगा और 2 होगा। प्राइम फैक्टर 8 होंगे, 5 3 और 2। ठीक है,
अब देखो चैट में कोई बच्चे ने लिखा था सर 30 को 10 गुना 3 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हो, 10 गुना 3 लिख दिया। 10 को फिर से आप तोड़ोगे तो 10 को तोड़ सकते हो ना, आप बोलोगे सर 5 गुना 2, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3। अभी भी आपको दिख रहा है 5,2,3 सेम आ रहा है। Yes. तो आप कैसे भी लिखो, 30 को कोई बच्चा 6 गुना 5 भी लिखेगा, तो 6 गुना 5 से भी तोड़ के देखो सेम चीज आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो जिस तरीके से, अब समझिएगा, जिस तरीके से हम लोग किसी नंबर को ब्रेक करते हैं, जिस तरीके से किसी नंबर को, एक बड़े नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं कि उनको गुना करने पर वापस से हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाए, उसी तरीके से बीजीय व्यंजक के पदों को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, उनका भी फैक्टर निकाल सकते हैं। अलजेब्रा में भी वही सारे नियम लगेंगे। जैसे समझो, इसके लिए हम एक बीजीय व्यंजक ले रहे हैं 5xy + 6। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जो कि चर भी है अचर भी है, प्लस का साइन भी है, संक्रिया भी है, सारे कुछ है जो भी हमने पढ़ा था। अब मुझे बताइए, पद के बारे में तो आपने पढ़ रखा है, मुझे बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है? 2 2 2। सभी का कहना है कि सर नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 है हमारे पास। पहला टर्म को क्या लिखोगे आप? पहला 5xy 5xy, पहला टर्म हमने लिखा 5xy। अब मैं क्या कह रहा था, आपको पढ़ना है पद के गुणनखंड, तो मैं सिर्फ पहले वाले टर्म को गुणनखंड करना चाहता हूँ। तो 5xy को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी, तो क्या मुझे पता है कि ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या मैं उसको ए प्लस बी लिख सकता हूँ क्या? ये ऑप्शन ए है आपके पास। या मुझे बताइए, इसको हम ए इंटू बी लिख सकते हैं, ये ऑप्शन बी है आपके पास। A into B सर। ए इंटू बी, वेरी गुड। आप बोलोगे सर बी वाला सही है। अगर मतलब कोई भी दो चर के बीच में या नंबर और चर के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वहां पर गुना का साइन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं? आप बोलोगे सर 5xy को हम लिख सकते हैं 5 गुना x गुना y। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। तो यहाँ पर मुझे फैक्टर्स क्या क्या दिख रहे हैं? अब 5 और टूटेगा क्या? सारे प्राइम नंबर, अब कोई नहीं टूटेगा। ठीक है, 5 भी एक प्राइम दिख रहा है, x भी अब नहीं टूटेगा, y भी नहीं टूटेगा। तो इसका फैक्टर्स अगर मुझे लिखना रहे तो हम लिखेंगे सर 5, एक लिखेंगे x और एक लिखेंगे y। समझ में आया? यस सर। अब देखो 6, अब दूसरा जो टर्म है हमारा, आप बोलोगे सर सेकंड टर्म हमारा क्या है? 6। 6 को कैसे तोड़ेंगे? 6 प्राइम नंबर नहीं है ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो 3 इंटू 2। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर अगर मेरे से पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 3,2। समझ में आया? तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर की। क्लियर हो गया? चलिए मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर 12 a बी स्क्वायर सी, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसके फैक्टर्स में कैसे कैसे लिखूंगा? मैं बोलूंगा सबसे पहले देखो ऐसे लिख दो, 12, 12 को मैंने 12 लिखा, गुना ए स्क्वायर गुना बी गुना सी, ऐसा लिख सकते हैं ना? सभी के बीच में गुना का साइन लगा दिया। अब मुझे बताइए, सर अगर मैं इसको इसमें ए तोड़ना बी चाहूँ, स्क्वायर तो बी के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा क्या? अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा गलती लिख दिया, थैंक्स बताने के लिए। वेलकम सर। ठीक है, यहाँ पर ए के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया गलती से। ठीक है, चलो इसको मैं लिखूंगा ए और बी के ऊपर स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर सी रहेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सही है ना? अब बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं तोड़ दूं, 12 को और तोड़ा जा सकता है क्या? यस सर, 4 गुना 3। 4 गुना 3। अब सोचो, मैं उस साइड में ऊपर देखो, ऊपर में लिख रहा हूँ, मैं 12 को लिखा 4 गुना 3, और ब्रेक कर सकते हैं क्या? यस सर, 2 into 2 into बोलोगे 3। वेरी गुड। तो बोलोगे 4 को भी और ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब अब नहीं टूटेगा, अब सारे प्राइम नंबर आ गया, सारा अभाज्य संख्या आ गया। ये सारे अभाज्य संख्या मैं जो यूज कर रहा हूँ ना, आगे चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 12 आ गया। चलो ए को तो ए ही लिखेंगे, अभी ए क्या टूटेगा? सिर्फ ए लिखा है तो वो तो ए ही रहेगा ना। अब बी स्क्वायर लिखने का क्या मतलब है? बी स्क्वायर लिखने का क्या मतलब है? बी को 2 बार बी गुना करना है ना। यस अगर सर। मैं लिख रहा हूँ 7 का वर्ग, इसका मतलब आपको पता है 7 इंटू 7, तो बी स्क्वायर लिखने का मतलब बी इंटू बी, तो मैंने लिखा बी इंटू बी, और सी को मैंने सी ही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मेरे से पूछा जाए इसके फैक्टर्स बताइए, सबसे छोटे छोटे टुकड़े, तो हम लिखेंगे 2, 2, 3। ठीक है,
उसके बाद लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा लिख देंगे। जो जो भी छोटे टुकड़े दिख रहे हैं 2 2 3 ए बी बी सी। क्लियर? चलो यस अभी सर। हम लोग और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा गया है 18zx प्लस 5y² माइनस xyz प्लस 21। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। अब इसके सारे पदों को, सारे टर्म्स का आपको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए पहला टर्म क्या दिख रहा है 18zx, तो यहां पर मैं लिख दिया पहला टर्म 18zx। अब 2 इसको into अगर मैं 9 तोड़ना चाहूँ, इसको 2 अगर मैं into तोड़ना 9 चाहूँ 2 into 9, ठीक है। 18 को सबसे पहले देखो, मैं ऊपर में यहाँ पर लिखता हूँ 18zx, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू जेड इंटू एक्स, पहले तो बस इतना लिख दिया। यस सर। बिल्कुल। अब 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9, 2 गुना 9 गुना जेड गुना एक्स। अब और यस कुछ सर। छूटेगा या फाइनल यही लिख दे? नो सर, 2 into 3 into 3। वेरी गुड। अब बोलोगे सर 9 और टूटेगा, है ना, 9 तो 3 गुना 3, 9 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना जेड गुना एक्स। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3, इतना क्या हुआ, ये अब तक हमारा 18 बना। 2 गुना 3 6, 6 गुना 3 18, ऐसा भी सोच सकते थे। और गुना जेड गुना एक्स, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। इसको मिटाओ, चलो ठीक है। अब अगला टर्म देखिए, अगला टर्म क्या है हमारा, अगला टर्म है 5y²। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 5y²। सभी लोग चैट सेक्शन का यूज करें और चैट में मुझे इसका गुणनखंड लिख के बताइए 5y² का। मैं देख रहा हूं कितने बच्चों का चैट में आता है, अभी चैट में लिखना है। अगर मैं 5 इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, एक आंसर आया 5 इंटू वाई इंटू वाई। तो आप बोलोगे सर 5y² करने का मतलब 5 को तो 5 लिख दिया, इसको क्यों नहीं ब्रेक किया? क्योंकि प्राइम एक 5 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या, ये नहीं टूटेगा। ठीक है, कोई भी दो नंबर को गुना करके, कोई तो पूर्ण संख्या या पूर्णांकों को गुना करके आप 5 नहीं ला सकते। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y का वर्ग, और y का वर्ग अगर लिखा गया है तो y का वर्ग कहने का मतलब y को 2 बार गुना करना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर y के वर्ग को हमने लिखा y गुना y। ठीक है, चलो अगला टर्म मुझे बताइए, अगला टर्म क्या है? तो अगले टर्म को आप लिखोगे XYZ, लिख देंगे तो काम चलेगा क्या? ये सही है या गलत है? गलत। गलत है, क्या लिखना पड़ेगा? माइनस XYZ। माइनस XYZ। वेरी गुड, आप लिखोगे सर माइनस XYZ। और अगर माइनस XYZ को हम तोड़ें तो आप बोलोगे सर माइनस एक्स ले लीजिए, ठीक है, गुना वाई कर दीजिए, गुना जेड कर दीजिए। इसमें तो बस सिंपली आपको ये देखना है कि अगर दो चर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो उनके बीच में गुना का साइन ऑलवेज प्रेजेंट है। ठीक है, गुना का साइन ऑलवेज प्रेजेंट है। 21 को कैसे तोड़ोगे? 7 into 3। 21 तो बहुत आसान है, आप बोलोगे 7 को 3 से गुना कर देंगे सर, टूट गया, है ना। 7 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्लियर? तो हमने यस क्या सर। किया, सारे टर्म्स को, एक एक पद को क्या किया, एक एक पद को हमने ब्रेक कर लिया गुणनखंड के रूप में। और मैं कुछ क्वेश्चन दे, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आता है 7, और यहां पर मैं लिख देता हूं m का क्यूब, 7m का क्यूब, इसको कैसे तोड़ेंगे? हम बोलेंगे 7 एक प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल, 7 7 एक into प्राइम नंबर है m और नहीं into टूटेगा। n into m n। को कितने बार? 3 बार 3 गुना बार। करेंगे। ठीक है, तो इसको कई बार आपके एग्जाम में या ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा 7 कॉमा m कॉमा m कॉमा m, क्योंकि 3 बार m को गुना किया गया है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं 15 a² b का पावर 3, और यहां पर लिख दिया c, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 15 को क्या लिखोगे? 5 गुना 3। 15 को आप लिखोगे 5 इंटू 3, क्योंकि आपको पता है सर 15 जो है 5 into 5 गुना 3। 3 में टूटेगा, और 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, ए के वर्ग को क्या करेंगे? ए को a 2 बार into गुना a करेंगे, ए इंटू ए। बी का b पावर into 3 है,
तो बी को 3 बार गुना कर देंगे सर, बी को 3 बार गुना कर देंगे, वेरी गुड, और सी और को सी 1 बार का लिखेंगे, सी रख देंगे। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो, अगर मैं लिख रहा हूँ एक नेगेटिव ले लिया यहाँ पर, और नेगेटिव के साथ मैंने ले लिया यहाँ पर 24, ठीक है। 24 के बाद यहाँ पर मैंने लिखा पी, पी का पावर मैं दे रहा हूँ 3, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ क्यू, बस पी क्यूब और क्यू, ठीक है। चलो, इसको अगर मैं तोड़ू तो -24, यहाँ पर देखो माइनस का 8 साइन है, 8 गुना माइनस का 3, साइन है। चलिए अभी समझिए, माइनस का साइन, सबसे पहले माइनस लगा दिया। अब 24 को मैं सोच रहा हूँ कि 24 को कैसे लिखूं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ सोचा, यहाँ 8 पर 24 को लिख दिया 8 गुना 3, 3। कोई बच्चा बोलेगा सर 24 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना 4, वेरीफाई करते हैं दोनों सेम आएगा क्या, तो बिल्कुल देखना 8 गुना 3, 8 को तोड़ो तो 8 को सर बोलोगे सर 4 गुना 2 लिख देंगे, 4 4 गुना गुना 2 2 गुना गुना 3। 3, अब 4 को फिर से तोड़ दीजिए तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना गुना 3 आ 2 गया, 3, ठीक है। 2 को 3 बार गुना करेंगे और 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 24 को करो तो ये कितना आ जाएगा, 6 को करोगे तो 3 गुना 2 आएगा, 3 गुना 2 और गुना ये आ 4, जाएगा 2 गुना 2, ठीक है। 2 गुना 2, सेम चीज आ रहा है, देखो 3 बार 2 आया और 1 बार 3 आया, तो यहाँ भी 3 बार 2 आया था, 1 बार 3 आया। सेम आ रहा है नहीं आ रहा, आप बोलोगे सर सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर -24 के लिख दोगे, -24 का जगह पर लिखोगे 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद पी का पावर 3 है, मतलब पी को 3 बार गुना करेंगे, और क्यू अकेला है तो क्यू का अकेला लिख देंगे, क्यू का पावर 1 है ना तो 1 बार लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। तो अगर नेगेटिव आ गया रहेगा तो सर। नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे, ठीक है। चलो, पोल में पूछ रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन और सर करके बताओ स्टार्ट मुझे। में लगाना नेगेटिव का निशान। हाँ, स्टार्टिंग में लगा देना, ठीक है। कई बार -1 ठीक भी है लगा सर। देते हैं, ठीक है। जनरली माइनस लगा दोगे यहाँ पर आ जाएगा। एक मुझे आंसर करके बताइए, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं पोल दूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने, माइनस, यहाँ पर मैं लिख दिया 13, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का पावर 3। तो इसके फैक्टर्स आप क्या क्या लिखोगे? -13 गुना x गुना x गुना x -13 गुना x गुना x गुना गुना x x गुना गुना x, 3 बार x लिखेंगे, ठीक है। और कई बार इसी चीज को ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा, -13 कॉमा x कॉमा x कॉमा x, ऐसे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको नहीं ब्रेक कर सकते। क्लियर हुआ? यस चलो, सर, तो हो गया अभी सर मैं आपको क्लियर। क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, ट्राई कीजिएगा सभी लोग आंसर करने का, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, कुछ भी गलती होने के चांसेस नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन होता है आपके लिए बहुत ही आसान रहता है। पहला क्वेश्चन है 5x का गुणनखंड दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 5x का गुणनखंड आपको देखना है, गुणनखंड करिए और हो गया आपको सर। पता चल जाएगा, दो चीजों के गुणनखंड करने पे मिल जाएगा, तो वो कौन से दो क्वांटिटीज को गुना करने पर हमें 5x मिलेगा। हो गया सर हमारा। ठीक है, हाँ इतना समय भी काफी है, ठीक है। और काफी, सिर्फ आपका नहीं, काफी लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। और अभी तक जितने आंसर आए हैं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अभी तक 100% मुझे आंसर बिल्कुल सही दिखे। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ 5x? लेकिन अभी भी मुझे दिख रहे 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। अभी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। इतना समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट नहीं लगना चाहिए। तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। और डाउट हो तो पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, कितना भी आसान क्वेश्चन, डाउट लेके नहीं जाना है। क्लास के एंड तक आपका सारा डाउट खत्म होना चाहिए क्लास में। 5 सेकंड। अभी भी कुछ बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए जाकर। 5 पोल नहीं चल रहा 4, 2 मिनट में। पोल सर नहीं मेरा चल रहा है, पोल ऐसा नहीं। क्यों? तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना, शायद फिर नहीं चलेगा अगला पोल भी, ठीक है। अभी तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइन करो जल्दी। तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। 5x, चलो चैट में आंसर आने लगे, वेरी गुड, ठीक है। सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। आपको पता है सर 5x कहने का मतलब एक नंबर और एक वेरिएबल लिखा गया, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, 5 into इसका x मतलब
का साइन तो है ना, 5 और x के बीच में 5 गुना x लिख देंगे। अब बोलेंगे सर पहला वाला 5 है कॉमा x, ठीक है, 5x। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्लियर है? ठीक है रवीना, आपने अभी ज्वाइन किया है तो अभी मैं दूसरा पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप बताना कि चल रहा है कि नहीं अब पोल। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करें। सर। यस सर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने -7p²। इसमें आपको देखकर बताना है कौन सा आपका गुणनखंड है। पोल को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, 21 क्वेश्चन नंबर है। चलो अभी पोल ऑन है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। तो स्क्रीन नहीं दिखती तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना होगा आपको। लेफ्ट सर करिए, कर ज्वाइन ली। करिए। फिर भी नहीं दिख रहा? हो गया सर। नहीं। देखो स्क्रीन तो विजिबल है, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, फिर से ट्राई करना लेफ्ट करके ज्वाइन करने का। थोड़ा ऐसे जगह पे बैठो जहां पर नेट सही हो। दिया सर। स्क्रीन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, -7p²। इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या फैक्टर मुझे दिखेंगे? वंस अभी सही हुआ, वंस के आईडी से जो बच्चे हो अभी दिख रहा है स्क्रीन? काफी बार लेफ्ट और ज्वाइन हो रही है क्लास में। ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई होगी सर, इसलिए होगा। नेटवर्क इशू के कारण ही ऐसा होता है कि स्क्रीन में प्रॉब्लम आती है। -7p²। तो अभी तक मुझे दिख रहे हो 12। तो एक बच्ची और इनका आंसर नहीं है, बाकी सभी का आंसर आ गया है। तो 10 सेकंड रुके, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसको मैं एंड करता हूँ और समझते हैं। और अगेन वेरी गुड कि आप में से हर एक बच्चे का आंसर इसमें सही है, सिर्फ एक आंसर गलत आया है। तो फिर भी एक आंसर गलत क्यों हो रहा है? ठीक है, आपको ट्राई करना है कि बिल्कुल सभी का आंसर सही। -7p² लिखने का मतलब क्या हुआ? -7p²। सबसे पहले मैं अगर इसको तोड़ू तो आप बोलोगे सर -7 -7 गुना इंटू p²। इंटू ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे -7 और p का वर्ग कहने का मतलब p को 2 बार गुना करना, 2 p बार गुना गुना p। करते हैं, p इंटू p। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा? -7 कॉमा p कॉमा p। इतना दिखा तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सही आंसर सर। क्लियर हुआ? बताइए। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने -3m²nl को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा गलती करने का स्कोप है और कुछ भी टफ नहीं है इसमें। बस यहाँ पर क्या है, आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि कौन से ऑप्शन में सही सही लिखा गया है, क्योंकि सारे ऑप्शन मिलते जुलते दिख रहे होंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा आंसर, थोड़ा टाइम लीजिए। यस सर। ठीक है, आंसर आंसर आने हो गया स्टार्ट हो सर। गए। वेरी गुड। ठीक है ठीक है, बस आप पोल में आंसर कर दो। मैं हर दिन कहता हूँ पोल में आप आंसर करते हो, आपका आंसर सबमिट हो जाता है। आपको माइक ऑन करके बताने की जरूरत नहीं है। सर आप पोल में हैंड रेस आंसर कर करने सकते हो, से आप बस हैंड रेस कर सकते हो। आप हैंड रेस करोगे पता चल जाएगा कि आपने आंसर दे दिया। ठीक है, तो 2 बच्चे और देखो, इतने समय में सभी का आंसर आ गया। 2 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर बाकी है, वो भी आंसर करें। 10 सेकंड में रुक रहा हूँ अभी। अच्छा, बार बार हैंड रेस नहीं करना है, ये बार बार क्लिक क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, उससे डिस्टर्बेंस होता है ना क्लास में। ये सर ज्यादा कराती है। नहीं करना है, वैसे मत करो। 5। सर तो सभी मन्ना का आंसर आ गया। बोला है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई जयदीप मैंने आपको कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना। चलो क्लास में झगड़ना नहीं है। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। ऑलमोस्ट का सभी का आंसर है, वेरी गुड, 100% आंसर इसमें आए। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? सर क्वेश्चन में लिखा गया था -3m²nl। अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है -3। देखो मैंने क्या लिखा, -3 लिख दिया, उसके बाद गुना लिख दिया।
उसके बाद m का वर्ग लिख दिया, उसके बाद मैं n लिख दिया, फिर यहाँ पर गुना करके l कर दिया। ये और टूटेगा क्या? बस ऐसे ही रहेगा। तो बोलोगे सर -3 तो नहीं टूटेगा, -3 तो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन m का वर्ग कहने का मतलब m को 2 बार गुना कर, तो यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे m इंटू m, और n तो एक बार ही लिखा हुआ है तो ये नहीं टूटेगा, l एक बार ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही रहेगा। मतलब -3 रहेगा सबसे पहले। तो -3 मैं देखो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। m को 2 बार गुना करना है, तो m को 2 बार यहाँ पर नहीं गुना किया गया, ऑप्शन ए में नहीं होगा। ऑप्शन बी में m को 2 बार गुना किया, हो सकता है। ऑप्शन सी में तो साफ दिख रहा है l ही गायब है, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पर भी 2 बार गुना किया गया, लेकिन देखो ऑप्शन डी में n नहीं है ना, एक बार n भी तो होना चाहिए, तो ये नहीं है ऑप्शन सी में। तो ए गलत हुआ, सी गलत हुआ, डी गलत हुआ। m को 2 बार गुना किया, n को गुना किया और l को गुना किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसमें कुछ सॉल्व करना है क्या? देख के आंसर पता चल जा रहा है ना ये सारे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से भी पूछ सकता हूँ। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, आपके होमवर्क वाले में भी ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है। अगर मैं बोलूं मुझे बताइए कि 7 इसमें से कौन से का एक गुणनखंड है। जैसे मैं लिख दिया 15x² y, मैं यहाँ पर लिख दिया 8xz, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9a², और यहाँ पर मैं लिख दिया माइनस, या मैं लिख दे रहा हूँ 7a²b। अब मैं पूछ रहा हूँ 7 या 7a, चलो 7 ही पूछ रहा हूँ। 7 इसमें से किस वाले का गुणनखंड है, a, b, c या d? और ए बी सी तीनों का है। पहले वाले को मैं ए कह रहा हूँ, इसको मैं बी कह रहा हूँ, इसको मैं सी कह रहा हूँ और इसको डी कह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इसमें से कौन से ऑप्शन का एक गुणनखंड 7 है? सर क्वेश्चन दोबारा बोलना कैसे है आपने? सर डी। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर 4 टर्म लिखे गए हैं, 15x² y, 8xz, 9a² और 7a²b, 4 टर्म है। अब मैं पूछ रहा हूँ कौन से टर्म का एक गुणनखंड 7 है? सर डी। डी का सर। डी सर, मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो एक 7 मिलेगा, बाकी किसी में भी 7 नहीं मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर हम कहेंगे ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, तो उल्टा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, चल अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो गुणनखंड समझ में आ गया, गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, संख्यात्मक गुणांक। देखो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। गुणांक मतलब कोई भी अंक, कोई भी संख्या जिससे कोई चर गुना हो रखा है। संख्यात्मक कहने का मतलब नंबर के फॉर्म में। जैसे मैं लिख रहा हूं 2x, मुझे बताइए यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है? x किस नंबर से गुना हुआ है? 2 से। 2 से। तो हम बोलेंगे सर x का जो संख्यात्मक गुणांक है वो 2 है। क्लियर हो गया? यस सर। अगर मैं लिख रहा हूं 5x², मैं बोलूं कि x² का संख्यात्मक गुणांक बताइए, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताइए, क्या बोलोगे? 5, क्योंकि आपको पता है 5 गुना x²। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ -3y। अब मैं पूछूं y का संख्यात्मक गुणांक बताइए। -3। -3, यहाँ पर 3 नहीं बोलेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। y का अगर संख्यात्मक गुणांक कोई पूछे तो आप बोलेंगे सर माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अलजेब्रा में, तो माइनस का 3 बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं -3 गुना y। समझ में आ गया? यस सर। चलो अभी मैं इसको दिखाता हूँ कि चलो इसमें पढ़ना क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा इसको ध्यान मत देना, सिंपली याद देखो क्या लिखा गया। यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। मतलब जो भी संख्या किसी चर से गुना हो रखा है। तो मैं इस उदाहरण में अगर मैं पूछूं आपसे कि y का गुणांक बताइए, क्या पूछ रहा हूँ? y का संख्यात्मक गुणांक, या y का कभी गुणांक भी लिखा जाएगा तो सेम ही आंसर होगा। y का गुणांक कोएफिशिएंट या संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। 3। आप बोलोगे सर y कितने से गुना हो रखा है? 3 से गुना हुआ है, तो यहाँ पर 3 बोल देंगे। बहुत इजी था, इजी था। यस सर। ठीक,
अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, सीधे सीधे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 5xy, अब मैं पूछ रहा हूँ y का संख्यात्मक गुणांक बताइए। 5 y का संख्यात्मक गुणांक बोलोगे तो कहेंगे सर जो नंबर लिखा गया ना, बस देखो संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात की जा रही है, तो आप बोलोगे सर 5, ठीक है, नॉट x, 5 ही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो संख्यात्मक गुणांक x का अगर मैं पूछता, चलो मैं कह रहा हूँ x का संख्यात्मक गुणांक बताइए तो भी 5 होगा, और y का संख्यात्मक गुणांक बताइए तो भी 5 होगा। क्लियर है? x का पूछो तो भी 5 होगा, y का पूछो तो भी 5 होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ -9x², अब मैं पूछ रहा हूँ x² का संख्यात्मक गुणांक बताइए, -9 माइनस का 9, ठीक है। तो अब कई बार क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में पूछा जाएगा आपसे, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 5x - 9x² + 8y - 3z, ठीक है। चलो मुझे बताना, जिसका भी मैं पूछूंगा उसका बताइए। मैं पूछ रहा हूँ y का संख्यात्मक गुणांक। 8 चैट में मुझे आंसर चाहिए, सभी का आंसर चैट में चाहिए। तो 8, ठीक है। आप बोलोगे सर y का संख्यात्मक गुणांक 8, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है y कितने से गुना हुआ है, 8 से गुना हो रखा है। चलो मैं पूछ रहा हूँ x² का संख्यात्मक गुणांक। -9। चैट आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है सर 9 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अगर 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x² के आगे माइनस का एक साइन है ना, तो बोलोगे सर -9 होगा। वेरी गुड, जिनका भी आंसर माइनस था स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि x का संख्यात्मक गुणांक बताइए। x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 5 है, ठीक है। और मैं अगर पूछ रहा हूँ z का संख्यात्मक गुणांक बताइए तो क्या बोलोगे, -3 है ना, तो हम बोलेंगे मतलब -3। क्लियर है? ये समझ में आ गया? संख्यात्मक गुणांक है, गुणांक भी बोलूंगा तो सेम होगा ना, तो संख्यात्मक गुणांक बोले या गुणांक बोले, कोएफिशिएंट बोले, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोले। अब देखो दो अगला टाइप का जो चीज है, इसको मैं मिटाऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मिटाता हूँ। ले लिया? यस सर ले लिया। चल अभी मैं अगर ये बोलूं, मेरे पास अगर ऐसा लिखा रहे x² + y - z, मुझे बताओ x² का गुणांक कितना होगा। x² के आगे तो कोई नंबर नहीं है, अब क्या बोलेंगे, 0 नहीं होगा। अगर 0 को आप x² से गुना कर दोगे तो आपको पता है 0 को x² से गुना कर देंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। नो सर अगर 1 होगा। 1 होगा, वेरी गुड। आप बोलोगे सर कोई भी नंबर में अगर मैं 5 लिख दूं, इसका मतलब लिख सकते हैं ना, 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x² को तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 गुना x², तो कुछ भी नहीं है तो आगे में 1 तो प्रेजेंट रहा होगा, है ना, लिखते नहीं है, बिल्कुल लिखेंगे नहीं, लेकिन अब मेरे दिमाग में रहेगा कि हाँ 1 है आगे, ठीक है, तो हम इसका गुणांक 1 बोलेंगे। अगर मैं y का गुणांक पूछूं, y का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। और अगर मैं z का गुणांक पूछूं, अब क्या होगा, -1। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर मैं z का गुणांक पूछूं, z के आगे कुछ भी नहीं है तो -1 के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है। हाँ, आप बोलेंगे सर अगर माइनस का z है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं सर -1 गुना z, और z का गुणांक पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे -1 होगा। इतना आपको करना नहीं है, बस आपको देख के पता चल जाएगा, इतना टाइम नहीं बर्बाद होगा, वो तो देख के पता, बस समझाने के लिए इतना चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो चलो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं x² + y² - x + a - 2b - m, चलो मुझे बताइए यहाँ पर x² का गुणांक, बहुत जल्दी जल्दी, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। 1 सर। चैट का यूज करें सभी लोग, चैट का यूज करें, x² का 1, ठीक है। मुझे बताइए m का गुणांक बताइए, m का गुणांक, m को देखिए कहाँ पर है, तो m यहाँ पर है, m के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, कोई भी नंबर से नहीं गुना है तो -1 बोल देंगे, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ a का गुणांक बताओ,
ए कहाँ पर खोजो, ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, प्लस का साइन है, मतलब कुछ भी नहीं है, प्लस का साइन है तो 1 है ना, वहां पर 1 प्रेजेंट है, 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूँ बी का गुणांक बताइए, बी का गुणांक, बी खोजो कहाँ पर है, यहाँ पर बी है, बी के आगे 2 दिख रहा है, लेकिन उसके आगे भी दिख रहा है माइनस का साइन भी है सर, तो माइनस का 2 बोले, बी का गुणांक माइनस का 2 होगा, 2 बोलोगे गलत हो जाएगा, है ना, माइनस का 2 होगा, 2 बोलना बिल्कुल गलत होगा, ये चीज ध्यान रखना है। संख्यात्मक गुणांक या गुणांक में साइन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैं पूछूं वाई स्क्वायर का कितना होगा, पोल में दे रहा हूँ क्वेश्चन, पोल में दे दूंगा, वाई स्क्वायर का गुणांक, आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल 1 होगा। और लास्ट मुझे बताइए एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक हम कहेंगे सर माइनस का 1 होगा। ठीक है, माइनस का 1 क्लियर है। अब पोल में पूछो क्वेश्चन। यस सर, यस सर, यस सर। सभी लोग काफी देर से आप लोग पोल कर रहे हो, चलो पोल में क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक बताइए। -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक या गुणांक, जो भी बोलो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट क्या होगा? यस सर। ठीक है, और आंसर अभी काफी लोग के आ गए और 100% आंसर सही आए, वेरी गुड। तो अभी जितने बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन अभी 5 बच्चे जिनका आंसर रहता है, तो अभी मैं थोड़ा समय देता हूँ। ठीक है, सही है, क्या बोल रहे हो जयदीप? कितने बच्चों का सही है? अभी तक सभी का सही है, लेकिन आंसर सभी का नहीं आया। अभी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, और अब तक जितने किए हो एक भी गलत नहीं है, 100% आंसर सही है। तो अभी सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, अभी कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आंसर नहीं आया है। तो सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि आप सभी ने आंसर किया है, एक भी बच्चा बैठा नहीं था। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा वेरी गुड कि 100% आंसर आए, एंड उससे भी अच्छी बात है 100% सही आंसर आए, किसी का भी गलत नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। -5y में अगर मेरे को y का गुणांक पूछा जाए, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है y है, मैं y के साथ लिखा गया है -5y, मतलब हम इसको कह सकते हैं सर -5 गुना y, तो हम सीधे कहेंगे सर -5 हमारा गुणांक हो जाएगा, है ना। तो सीधे सीधे कहेंगे ऑप्शन बी सही होगा। इतना करने की जरूरत नहीं थी, देख के मुझे पता चल रहा था कि सर y के साथ -5 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, सभी का आंसर सही था। क्वेश्चन 24 प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है -z + 3y स्क्वायर, y स्क्वायर का y के वर्ग का संख्यात्मक गुणांक बताइए या कोएफिशिएंट बताइए। ये तो पिछले वाले से भी आसान हो गया, -z + 3y स्क्वायर में y स्क्वायर का y के वर्ग का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक बताइए। तो अभी तक 4 आंसर आए हैं और चारों सही है, 5 आंसर आए हैं, पांचों सही है, अभी काफी सारे आंसर आ गए। ठीक है, देखो स्किप मत किया करो कि एक क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो एक को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हर एक आंसर करिए ना। अगर लास्ट क्वेश्चन में सभी ने आंसर दिया तो इसमें भी सभी का आंसर आना चाहिए। सर और बुझली का पोल में 10 सेकंड और रुक रहे हैं, 10 सेकंड और, 2 बच्चे को और रहते हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट, एक और, एक बच्चे जैसे आंसर करोगे मैं पोल को एंड कर दूंगा। 5 सेकंड में कीजिए, 5 4 चलो। तो अभी सभी का आंसर आ गया है, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। इसमें बताने की जरूरत है क्या? आंसर सभी का ऑप्शन सी आया है, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ -z + 3y स्क्वायर अगर ऐसा लिखा गया है, तो हम कह रहे हैं अगर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपसे पूछे तो y स्क्वायर के आगे मुझे कौन सा नंबर दिख रहा है? 3। 3 कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो हम कहेंगे सर 3 हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो सभी के आंसर थे। ठीक है, आगे बढ़े, जेड है। आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। में वाई क्यूब का गुणांक पूछा जा रहा है, तो आपको खोजना होगा कि वाई क्यूब कहाँ पर लिख रखा है ना, वाई का घन कहाँ पर लिख रखा है, उसके आगे कौन सा नंबर हिडन है। तो पोल में लॉन्च कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, थोड़ा रुक कर आराम से करो आंसर। ठीक है, इतने कम समय में काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, और सभी का आंसर सही दिख रहा है। तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया ना, हर एक बच्चे का आंसर सही है, किसी का भी गलत नहीं है। ठीक है, अभी कुछ आंसर आए हैं, स्टिल सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। सर इसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, जब मैं पोल एंड करूंगा फिर बताना, अभी नहीं बताना है। नहीं सर, चैट में बोल लेना। तो अभी एक आंसर मुझे गलत दिख रहा है। चलो, अभी सभी का आंसर आ गया है, एक इसमें देखो सभी का आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है। पोल को मैंने एंड कर दिया। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर जयदीप ही बताएंगे। चलो बताइएगा जयदीप, चैट में X, तो आंसर आना। वाई हाँ बताइए। 3 है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो -1 आएगा सर। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे वाई क्यूब का गुणांक पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो मैं खोजूंगा कि वाई क्यूब कहाँ पर लिख रखा है। तो आप बोलोगे सर दूसरा वाला टर्म को देखो ध्यान से, वाई का क्यूब लिखा है ना। आप बोलोगे सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और यहाँ पर x प्लस वाई अगर लिखते हैं तो y का क्यूब कहाँ पर लिख रखा है, y का घन इस वाले टर्म को लिख रखा है। और y के क्यूब के आगे कौन सा नंबर है, तो कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है मुझे, y का क्यूब अकेला दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है माइनस वाई क्यूब। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 गुना वाई क्यूब। यस इतना सर। लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर -1 होगा, वाई क्यूब के साथ कौन सा नंबर गुना है, -1, कहेंगे ऑप्शन ए सही होगा। सीधे सीधे बोलेंगे सर वाई क्यूब के आगे सिर्फ माइनस का साइन था तो -1 हमारा गुणांक हो जाएगा। ठीक है, इतना जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है। एक और पूछ लो। पोल में पूछो, चलो चैट में पूछ रहा हूँ। ठीक है, नहीं सर, तो अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो चैट में पोल पूछ रहा हूँ। ठीक पोल है, में पोल में, अच्छा पोल में क्वेश्चन तो चलो ठीक है, मैं क्रिएट करके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहले एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या चीज अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल अभी पूछूंगा, कुछ समय बचा हुआ है। देखो क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं बोलूँ 5y माइनस 3, अगर मैं इस वाले चीज के बारे में बोलूंगा ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर चर और अचर दोनों ही चीजें हैं, प्लस या माइनस के साइन के द्वारा अलग अलग किए गए हैं। प्लस माइनस गुना या भाग के द्वारा अगर जोड़े जाते हैं किसी भी चर अचर को तो उनको हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। पहला चीज हमने ये अब तक पढ़ा। उसमें आपको पता है कि 5 और 3, अगर मैं अचर की बात करूं, कांस्टेंट की बात करूं, तो आप बोलोगे सर 5 हमारे पास इसमें अचर दिख रहा है और 3 हमारे पास अचर दिख रहा है, या -3 दिखेगा ना, -3 दिखेंगे। ठीक है, 5 और -3 हमारा अचर है। अगर मैं चर की बात करूं, वेरिएबल की बात करूं, तो वेरिएबल क्या है, आप बोलोगे सर वाई हमारा इसमें वेरिएबल है। अब मैं संख्यात्मक गुणांक की बात करूं, तो संख्यात्मक गुणांक अगर मैं y का पूछूं तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि y कितने से गुना हो रखा है, 5 से, तो हम कहेंगे संख्यात्मक गुणांक क्या है हमारा, 5 है। अगर मैं पद की बात करूं तो पद बोलोगे सर यहाँ पर 2 पद है, एक पद है हमारे पास 5y और दूसरा पद है हमारे पास -3, 3 नहीं -3। इतना चीज हमने पढ़ रखा है। ठीक है, यस सर। चलो तो अगला, चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं। आप लोग सभी लोग कह रहे हो एक पोल में क्वेश्चन पूछ लो, तो एक मैं क्वेश्चन क्रिएट कर ले रहा हूँ और इसका आंसर आप लोग पोल में देना। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि b स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताइए। ठीक है, b स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताइए। चैट में नहीं लिखना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है नन। ठीक है, चलो पोल में आंसर दीजिएगा, थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा। सर पोल खोल दो। चलो पोल ऑन है, पोल ऑन है। पोल दिया जा चुका है, पोल में आंसर कीजिए। आपसे बी स्क्वायर का पूछा जा रहा है, बी के वर्ग का पूछा जा रहा है। अब दिया सर। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आता है, बाकी सभी का आंसर आ गया, सिर्फ एक आंसर बचता है।
सर हम बताएंगे। चलो अभी मैं सर, पोल करता हूँ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देगा क्योंकि आप सभी लोग फिर बोलोगे कि हम बताएंगे। और मैं चैट को ऑन कर रहा हूँ, चैट में आंसर लिखो। चलो चैट सर में, हम बताएंगे। तो मुझे चैट में आंसर चाहिए, मुझे चैट में आंसर चाहिए। चैट में बी सभी का आंसर बी आ रहा है। आप बोलोगे सिंपली, यहाँ पर तो बहुत ईजी है ना, इतना आसान क्वेश्चन है कि बी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, माइनस का साइन दिख रहा है, तो सीधे बोलेंगे सर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलो अब देखो अगले क्लास का टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक के मान ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी अलजेब्रा, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा, अगला क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, सभी लोग क्लास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगला क्लास। ठीक है, चलो देखा, मैं होमवर्क थोड़ी देर में आपको सेंड कर देता हूँ।